बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, आज हम एंजाइम्स के करैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या है, एंजाइम को कैसा मीडियम चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, एंजाइम रिएक्शन के रेट को अल्टर कैसे करता है, क्या एंजाइम सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट की नेचर को इफेक्ट करता है, एंजाइम को पीएच किस किस्म का चाहिए, एंजाइम को एक्वस मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए, एंजाइम्स खुद किस चीज के बने हुए हैं, क्या एंजाइम्स अपने एक्शन के मुतालिक स्पेसिफिक हैं। ये सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे। और प्लस हम कुछ चीजें ये भी देखेंगे कि क्या एंजाइम के अलावा लाइफ पॉसिबल है। इस सवाल का भी आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो बच्चे आइए इनका एक एक करैक्टर पढ़ते हैं, उसकी डेप्थ में देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो बच्चे पहला करैक्टर एंजाइम का कहता है, एंजाइम्स द बायोकेमिकल कैटलिस्ट possess the following important characteristics। पहली कैरेक्टरिस्टिक बच्चे, all enzymes are globular proteins। बच्चे मैं कहता जितने भी एंजाइम है सब किस चीज के बने हुए बच्चे, प्रोटीन के। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के हवाले से बात करूं तो बच्चे सारे के सारे एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, मतलब इनमें टर्शरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये वाटर में सॉल्युबल है और ये क्रिस्टलाइन इन नेचर है। तो बच्चे पहला जो पॉइंट है वो हमें इस बात का इशारा दे रहा है कि एंजाइम्स की पॉसिबिलिटी प्रोटीन्स के अलावा है ही नहीं, क्योंकि खुद एंजाइम बने किस चीज के हुए हैं, ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स के, बल्क ऑफ अमाइनो एसिड्स के, लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। उसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चे, एंजाइम का। तो एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो वाटर में भी सॉल्युबल होंगी, क्रिस्टलाइन इन नेचर होंगी और नॉन इलास्टिक होंगी। अब बच्चे मैं चल रहा हूं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। कहते हैं दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप। तो कहता है जो एंजाइम है ये रिएक्शन के रेट को फास्ट तो कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, तेज तो कर रहा है, पर ये खुद रिएक्शन में यूज अप नहीं होता, खुद खर्च नहीं होता। मतलब क्या हुआ इस बात का कि एंजाइम कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एक एंजाइम को हम बार बार यूज कर सकते हैं। क्यों? एंजाइम ने क्या किया, रिएक्शन में हिस्सा लिया, सबस्ट्रेट को कंबाइन किया, उसकी प्रोडक्ट बनाई और उसको भेज दिया। तो क्या इसमें एंजाइम पे कोई इफेक्ट हुआ? कुछ भी नहीं। एंजाइम तो वैसे का वैसा अपना काम किया और भेज दिया। तो इसलिए हम एंजाइम को बार बार यूज कर सकते हैं। एंजाइम कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। उसके अलावा एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? ताकि हम एनर्जी की सप्लाई एंड डिमांड में एक बैलेंस मेंटेन कर सके। बच्चे अब हम चाह रहे हैं इसके तीसरे कैरेक्टर की तरफ। तीसरे कैरेक्टर बच्चे, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डज नॉट इफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। वो कहता है एंजाइम की जो प्रेजेंस है, एंजाइम की जो मौजूदगी है, ये प्रोडक्ट की नेचर को अल्टर नहीं करता।
सिंपल सबस्ट्रेट आया, कंबाइन हुआ, प्रोडक्ट बनी और चला गया। इसने उसकी नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया, इसने उसको एसिडिक या बेसिक नहीं बनाया। तो ये एंजाइम की बहुत प्यारी और बहुत इंपॉर्टेंट खूबी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो प्रेजेंस है वो प्रोडक्ट के लिए खतरा नहीं है कि ये प्रोडक्ट को कोई इफेक्ट करेगा हार्मफुल, या ये उसकी नेचर को बदल देगा। तो एक सेफ सब्सटेंस जो यूज है, एक ट्रस्टेड चीज है एंजाइम प्रोडक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि एंजाइम प्रोडक्ट की नेचर को चेंज नहीं कर रहा। क्या पूरे का पूरा एंजाइम प्रोटीन का बना होता है? बिल्कुल भी नहीं। हमने पढ़ा था कि कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए। उसको हमने नाम दिया बच्चे कोफैक्टर का। कोफैक्टर के हमने आगे टाइप्स देखी थी बच्चे। अगर वो कोविलेंटली बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर वो लूजली बॉन्ड है तब उसको क्या कहेंगे? अगर वो मेटल्स है और डिटैचेबल है तो उसको हम एक्टिवेटर कहेंगे। अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो तब हम उसे क्या कहेंगे? तब बच्चे हम उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते थे। फिर उसने कहा था कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे हैं जो लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, उसको हमने कहा था ये कोएंजाइमर, यूजुअली विटामिन्स होते हैं। ये बात भी क्लियर होगी। अगले पॉइंट में चलते हैं। वो कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एंजाइम से पहले एक रिएक्शन हो रहा था और एक मिनट में एक प्रोडक्ट बन गया। जबकि एंजाइम कहने से क्या हुआ कि एक मिनट के अंदर हमने 10 प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दी। तो एक्सेलरेट बच्चे होता है क्या? फास्ट करना, तेज करना। जैसे व्हीकल्स में एक्सेलरेशन का वर्ड हम अक्सर सुनते हैं, एक्सेलरेट करना, क्या कि तेज करना, उसकी स्पीड को बढ़ाना। तो कहते हैं रिएक्शन तो हो रहा होगा पर एंजाइम्स ने आके क्या किया, उस रिएक्शन के रेट को, उस रिएक्शन की स्पीड को एक्सेलरेट कर दिया। कहा एक मिनट में एक प्रोडक्ट और कहा एक मिनट में 10 प्रोडक्ट। अब ये चीज पे डिपेंड करती है बच्चे कुछ फैक्टर्स पे। जैसे आपके पास बच्चे 10 एंजाइम प्रोडक्ट है आपके पास, अनकाउंटेबल या बेतहाशा आप कह लें। अब शुरू शुरू में तो मैं कह सकता हूं कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब 10 प्रोडक्ट, 10 सबस्ट्रेट अटैच और एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बन के जा रहे हैं, फिर अगले 10 आएंगे। तो इस टाइम पे जाके क्या एंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट नहीं हो जाएगी? ऐसे है ना बच्चे। तो ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है। फिर मैं आपकी कंडीशन देता हूं कि एंजाइम तो 10 है पर जो सबस्ट्रेट की सप्लाई है वो सिर्फ 3-3 या 5-5 करके आ रहे हैं। तो 3 आए, अटैच हुए बाइंडिंग साइड पे, एक्टिव साइड पे, प्रोडक्ट बनी चले गए। तो बाकी 7 तो फ्री बैठे हैं ना। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उस रेट को एक्सेलरेट करने में इफेक्ट कर रहे हैं। मजीद आगे चलते हैं बच्चे। उससे आगे चलने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। बच्चे, आपने नाम सुना होगा पेप्सिनोजिन का, या नाम एक आपने सुना होगा पेप्सिन, क्लास 9th चैप्टर 8। बच्चे पेप्सिनोजिन एक पेप्सिन एक एंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ फूड में इस्तेमाल होता है। इस एंजाइम को हम उसकी इनएक्टिव फॉर्म में स्टमक में रिलीज करते हैं। इसकी क्या वजह? तो बच्चे पेप्सिन एक एंजाइम है जो मेरे स्टमक में रिलीज होता है पर अपनी इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन में। इसकी रीजन क्या है कि अगर हम इसको एक्टिव फॉर्म में स्टमक में रिलीज कर देंगे
तो ये स्टमक के वॉल्स के लिए नुकसानदेह। क्यों? क्योंकि जो पेप्सिन है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में मदद करता है। तो जो स्टमक की वॉल्स है, जो स्टमक की दीवारें हैं, वो खुद प्रोटीन की बनी हुई है। तो इसने खाने की प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है ना। अगर हम इसको एक्टिव फॉर्म में रिलीज करेंगे तो चांसेस है कि ये तो स्टमक की वॉल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक बुक का एक साइड बॉक्स है आप बुक में, उसको मैं एक दो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। But some enzymes are potentially damaging if they are manufactured in their active form. वो कहते हैं कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो पोटेंशियल रखते हैं। किस चीज का पोटेंशियल? हमारी बॉडी को हार्म करने का, नुकसान देने का। शर्त यह है कि अगर हम उनको उनकी एक्टिव फॉर्म में रिलीज करेंगे। तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास पोटेंशियल है कि अगर हम उनको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करें उनकी एक्टिव फॉर्म में, तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल पेप्सिन की देगा वो। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन is a powerful protein digest enzyme and is quite capable of destroying cells internal structure and thus is produced in inactive pepsinogen। वो कहता है पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम उसके इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन में रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको इसकी एक्टिव फॉर्म में रिलीज करेंगे तो हमारे स्टमक की वॉल्स के लिए नुकसानदेह है वो। It is converted into its active side form only in the digestive tract where it is required to be active। तो कहता है इसको हम एक्टिव कैसे करते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक में, मतलब स्टमक में। इस पेप्सिनोजेन को हम एक्टिव करते हैं वापस किसमें? पेप्सिन में। अब बच्चे इसको एक्टिव कैसे करते हैं उसने ये तो हमें बता दिया, पर आपको ये चीज भी रिकॉल करवा दो बच्चे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थोड़ी सी मिकदार इस एंजाइम को एक्टिवेट करती है, और ये बात हमने 9th बायोलॉजी में पढ़ी थी। तो हमें क्या पता चला कि पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो एक्टिव फॉर्म में नुकसानदेह हो सकता है, इसको हम पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट करके रखते हैं। जब जरूरत पड़ी डाइजेशन की तो HCl थोड़ा सा रिलीज किया, इसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट किया और इससे इसका काम ले लिया। आगे बच्चे चलते हैं मजीद कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम की तरफ। Fifth character of enzyme, they are specific in their action। अब जो मैं बात बताएगा, जो एंजाइम है ना, ये अपने सबस्ट्रेट की नेचर के बारे में बड़े स्पेसिफिक है। तो जो कहता है जो एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट के बारे में बड़े स्पेसिफिक है, बड़े सेंसिटिव है। जैसे जो पेप्सिन एंजाइम है ये अमाइलेज एंजाइम का काम नहीं करेगा, जबकि जो अमाइलेज एंजाइम है वो पेप्सिन एंजाइम का काम नहीं करेगा। तो अपने काम के बारे में, अपने नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में बड़े स्पेसिफिक हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सेंसिटिव है इसके बारे में। वो कहता है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। वो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है और बहुत स्पेसिफिक है, बहुत पर्टिकुलर है। A single enzyme catalyzes only a single chemical reaction or a group of a related reaction। तो कहते हैं एक एंजाइम अपने रिलेटेड या अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा। बेशक वो चेन सीरीज में कर रहा हो या एक ही दफा कर रहा हो, पर वो अपने सबस्ट्रेट की नेचर के बारे में स्पेसिफिक रहेगा। ये नहीं कि पेप्सिन अमाइलेज की जगह जाके काम कर रहा हो और अमाइलेज पेप्सिन की जगह काम करो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पेप्सिन अपना काम खुद करेगा, अमाइलेज अपना काम खुद करेगा, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। 6 पॉइंट तो बच्चे चलते हैं। दे आर सेंसिटिव इवन टू द माइनर चेंज इन पीएच।
तो बच्चे इस पॉइंट पर कंप्लीट पढ़े तो कहते थे वेरी सेंसिटिव इवन टू अ माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो उसमें इसने 3 चीजों का जिक्र किया। हम देखते हैं इसको पीएच कैसे इफेक्ट करेगा। बच्चे थोड़ा सा भी चेंज पीएच में, क्योंकि एंजाइम बड़े सेंसिटिव हैं, वो क्या करता है, इनकी जो एक्टिव साइट है या फिर इनके स्ट्रक्चर को अल्टर कर देता है, जिसको मैं कह सकता हूँ डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का स्ट्रक्चर अगर अल्टर हो गया, चेंज हो गया, तो अपनी बाइंडिंग कैपेसिटी और अपनी कैटालिटिक कैपेसिटी को खो देता है। अगर एक एंजाइम अपना काम नहीं कर रहा किस वजह से कि वो डीनेचर हो गया है, तो उस एंजाइम को कोई फायदा तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा भी चेंज, माइनर सा भी चेंज पीएच में अगर आए तो एंजाइम डीनेचर हो जाते, अपने काम को छोड़ देते हैं। और दूसरी चीज वो कहता है टेम्परेचर। तो कहता है कि तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर का चेंज आए, वो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बट बच्चे टिल अ लिमिट 37 डिग्री सेल्सियस तक। इन केस ऑफ ह्यूमन में बात कर रहा हूँ, 37 डिग्री के बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाएगी। क्यों कि थोड़ा सा जो ऊपर वाला चेंज है वो तो एंजाइम बर्दाश्त कर लेंगे, मॉडरेट चेंज एंजाइम बर्दाश्त करते हैं टेम्परेचर में, थोड़ा सा बिल्कुल वो डाउन हो या टेम्परेचर अप हो रहा हो, अगर उस थोड़ी मॉडरेट क्वांटिटी से या उस टॉलरेटेबल रेंज से टेम्परेचर जैसे ही बाहर निकलेगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे और एंजाइम एक्टिविटी फॉल कर जाएगी। तो टेम्परेचर भी एंजाइम को डीनेचर कर सकता है, एंजाइम एक्टिविटी के रेट को स्लो कर सकता है, रिड्यूस टू जीरो भी कर सकता है, सारे एंजाइम को डीनेचर करके। बट हमने इसमें एक चीज देखी, पीएच में हमने कहा माइनर चेंज एंजाइम डीनेचर, पर हमने कहा एक हद तक अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहे तो एंजाइम की एक्टिविटी का रेट भी इंक्रीज होता जाता है टिल अ लिमिट, जिस टेम्परेचर हमने कहा 37 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमंस। अगर अब उस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे मजीद तो फिर एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। फिर उसने कहा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये कैसे इफेक्ट करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। बचे एंजाइम 10 पड़े हैं, सबस्ट्रेट 3 अवेलेबल है, तो रेट एंजाइम की एक्टिविटी का तो उन 3 सबस्ट्रेट के मुताबिक देखेंगे ना। तो एंजाइम की एक्टिविटी का रेट तो हम उस सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक देखेंगे ना। तो बाकी जो 7 एंजाइम है वो तो फ्री पड़े हुए हैं, उनके पास सबस्ट्रेट ही नहीं आ रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। इसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके। अगले पॉइंट में बच्चे चलते हैं, वो कहते हैं सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर्स फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो कहते हैं कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए बच्चे अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसको हमने कहा तो कोफैक्टर। वो कहता है अगर ये कोफैक्टर जो उनके नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा तो एंजाइम उस वक्त काम नहीं कर रहा होगा। ऐसे एंजाइम को बच्चे हमने क्या कहता है, एपो एंजाइम। ऐसा एंजाइम जिसके साथ उसका कोफैक्टर अटैच नहीं है और वो अपना काम नहीं कर रहा। कहता अगर हम करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोफैक्टर या फिर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ कोफैक्टर अटैच करें एंजाइम के साथ जो कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो एंजाइम की एक्टिविटी वापस रिस्टोर हो जाती है, एंजाइम अपना काम वापस शुरू कर देते हैं। तो ऐसे एंजाइम को हमने क्या कहा था बच्चे, होलो एंजाइम। तो ये उसी करेक्टरिस्टिक के तरफ इशारा है कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको नॉन प्रोटीन कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए। लास्ट बच्चे बुक के मुताबिक they lower the activation energy of the reaction। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है बच्चे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन
or to initiate a chemical reaction is known as activation energy. किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए जो कम से कम मिनिमम से भी मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो मैं सिंपल अल्फाज में कहूं, जो मैं एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहता है एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं। हमने कहा वो कैसे? तो हमने कुछ कोफैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के काम आते हैं। एक करेक्टर बच्चे बुक में तो उसने 8 करेक्टर दिए हैं, एक करेक्टर मैं आपको अपनी तरफ से एडिशनल ऐड करवा रहा हूं जिसका उसने जिक्र नहीं किया, बट तो एंजाइम का करेक्टर बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर बनता है। वो बच्चे करेक्टर ये है कि एंजाइम ऑलवेज रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे जो एंजाइम है उसको एक वाटरी एनवायरनमेंट चाहिए, एक एक्वस मीडियम चाहिए अपने प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। तो बच्चे एक एंजाइम का कैरेक्टर ये भी है। तो टोटल कितने होगी बच्चे एंजाइम के कैरेक्टर? 9। नाइन्थ कैरेक्टर क्या था बच्चे? कि एंजाइम को अपना प्रॉपर काम करने के लिए एक्वस मीडियम की जरूरत पड़ती है और वाटरी एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये थे बच्चे इसके 9 करेक्टर, जिसको मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहला करेक्टर पढ़ा कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। हमने कहा कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन और कौन से वाले? ग्लोबुलर। कौन सा स्ट्रक्चर में प्रोमिनेंट होगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। वाटर में सॉल्युबल होंगे, क्रिस्टलाइन इन नेचर होंगे। फिर हमने पढ़ा कि द रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज करते हैं पर खुद इसमें इस्तेमाल नहीं हो। एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को तो फास्ट करते हैं बट इसमें खुद यूज नहीं होते, जिसका मतलब है दे कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। तीसरा था बच्चे their presence does not affect the nature and properties of end product। तो हमने कहा था जो प्रोडक्ट बना रहा है एंजाइम उसकी नेचर या प्रॉपर्टीज को अल्टर नहीं करता। अगला पॉइंट था बच्चे, वो कहते थे स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्टिविटी। तो हमने कहा था जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसको थोड़ी सी क्वांटिटी भी एंजाइम की उसको डबल क्या ट्रिपल से भी ज्यादा मिकदार पे लेके जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एंजाइम अपने एक्शन के बारे में बड़े स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक एंजाइम स्पेशल सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा उसकी प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगला ट्रक्टर हमने पढ़ा कि नॉर्मल सा चेंज इन पीएच या टेम्परेचर में या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। फिर हमने कहा कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए, उनको हमने कहा ये कोफैक्टर है। लास्ट बुक वाले के मुताबिक जो हमने पॉइंट पढ़ा था कि हमने कहा था जो एंजाइम है ये एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमम से मिनिमम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या था? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। और लास्ट के एंजाइम रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। बहुत आसान था, बहुत छोटा सा, सिर्फ 9 कैरेक्टर्स थे एंजाइम के, इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। कल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।